20 जून 2010 फिर जो हुआ वो एल साल्वाडोर के इतिहास में सबसे भयानक गैंग अटैक्स में से एक। ये दो गैंग बैरियो 18 और MS-13 ने सेंट्रल अमेरिका के छोटे से देश एल साल्वाडोर को वॉर जोन बना दिया। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा जेल। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कैदियों को जेल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। ये दो गैंग सालाना वसूली कर हजारों करोड़ इकट्ठा करते थे और अब ये प्रिजन गैंग मेंबर्स का हेडक्वार्टर बन गई। 20 जून 2010 शाम के 7:45 एल साल्वाडोर के मेक्सिकनोस इलाके में रूट 47 की एक बस आकर रुकती। तभी अचानक से बहुत सारे लोग मास्क पहनकर बस में चढ़ गए। फिर जो हुआ वो एल साल्वाडोर के इतिहास में सबसे भयानक गैंग अटैक्स में से एक बन गया। जितने भी लोग मास्क पहनकर बस में चढ़े थे उन्होंने बस में सवार सभी पैसेंजर्स पे गोलियां चलाना शुरू कर दी। 17 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। जब ये हमला हो रहा था तो उसके ठीक 15 मिनट पहले एक और रूट 47 बस पर हमला किया गया था, जहां पर एक ड्राइवर और एक पैसेंजर की मौत हो गई। ये दोनों ही हमले बैरियो गैंग 18 ने किए थे। ये बैरियो गैंग 18 का रिवेंज था एक दूसरे गैंग MS-13 के खिलाफ, क्योंकि MS-13 गैंग ने एक बैरियो गैंग मेंबर को मार डाला था। उस वक्त एल साल्वाडोर को दुनिया की मर्डर कैपिटल कहा जाता था। ये दो गैंग बैरियो 18 और MS-13 ने सेंट्रल अमेरिका के छोटे से देश एल साल्वाडोर को वॉर जोन बना दिया था। इसे अगर अपने देश से कंपेयर किया जाए तो एल साल्वाडोर 90 के दशक के भारत के मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसा था, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे मुंबई में उस वक्त भाई लोग हफ्ता वसूली करते थे, एल साल्वाडोर में रेंटा लिया जाता था। एक तरीके से इन दो गैंग्स ने पूरे ही देश को कब्जा लिया था। फर्क सिर्फ इतना था, मुंबई में गैंग वॉर दो गुटों में या बिल्डर्स तक सीमित थी, लेकिन एल साल्वाडोर में आम आदमी, आम रिक्शे वाला, आम सब्जी वाला भी इसका शिकार बनता था। एक तरीके से ये मानो पूरे ही देश में गैंग्स ऑफ वासेपुर चलने लगी थी। खूनी रंजिशें सिर्फ एक छोटे से इलाके में नहीं, पूरे ही देश में चलने लगी थी। एल साल्वाडोर की इन दो गैंग्स की बेहिसाब दौलत की तुलना दाऊद की डी कंपनी से की जा सकती है। ये दो गैंग्स सालाना वसूली कर हजारों करोड़ इकट्ठा करते थे, जिससे ये एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने लगे थे। ये पैरेलल इकोनॉमी जो दो गैंग्स रन कर रहे थे, ये इतनी बड़ी थी कि ये किसी भी बड़ी इंडियन कंपनी के टर्नओवर को पीछे छोड़ दे। अगर मैं इनकी कमाई की बात करूं तो MS-13 गैंग एक साल में 3,500 करोड़ कमाते थे। वहीं दूसरी ओर बैरियो 18 गैंग एक साल में 2,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाते थे। 1970s और 80s में जब एल साल्वाडोर में सिविल वॉर चल रही थी तो हजारों में लोग वहां से अमेरिका भाग गए और फिर यहीं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में MS-13 और बैरियो 18 गैंग का जन्म हुआ। शुरुआत में ये दोनों गैंग साथ में ही काम किया करती थी, साथ में ही ये दोनों गैंग्स पार्टी करती थी और लड़ाई होते वक्त ये दोनों गैंग्स एक दूसरे को बचाती भी थी। लेकिन 1989 में एक लड़की को लेकर एक झगड़ा हुआ एक पार्टी में, और फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया। यह झगड़ा एक खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके कारण एल साल्वाडोर में लाखों जाने जाने वाली थी। उस पार्टी वाली रात बैरियो 18 गैंग का एक मेंबर उजी मशीन गन लेकर आता है और MS-13 गैंग मेंबर शैगी को मार डालता है। इसी इंसिडेंट के बाद MS-13 गैंग ने इसका बदला लेना शुरू किया। ये दोनों गैंग इतनी ज्यादा क्लोज थी कि इन्हें ये मालूम होता था कि गैंग मेंबर्स कहाँ छुपते हैं और कहाँ रहते हैं। ये गैंग वॉर्स लॉस एंजलिस में तो चली रही थी, लेकिन इसी बीच 1990s में US गवर्नमेंट ने अपने लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट कर लिए। उन्होंने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और 1996 से 2002 तक उन्होंने लगभग 12,000 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को एल साल्वाडोर वापस डिपोर्ट कर दिया। ये डिपोर्टीज एक ऐसे देश में पहुंच रहे थे जो अभी अभी सिविल वॉर से उभर रहा था। सरकार कमजोर थी, पुलिस अंडर ट्रेन्ड थी और इस वॉर में जो लोग मोस्टली लड़ रहे थे वो ज्यादातर चाइल्ड सोल्जर्स थे जिनका कोई फ्यूचर नहीं था। इन गैंग मेंबर्स के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट थी। तो US से आए इन गैंग मेंबर्स ने अपनी गैंग में लोकल यंगस्टर्स को भरना शुरू कर दिया। दोनों ही गैंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे और अपने पीक पर ये एल साल्वाडोर की 262 में से 247 म्युनिसिपैलिटीज कंट्रोल करते थे, जो कि पूरे देश का ऑलमोस्ट 94% होता था। इनकी गैंग में लगभग 60,000 मेंबर्स थे और ये अपने देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स थे। लेकिन ये कोई लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ये एक टेरर बेस्ड इकोनॉमी थी। इनका आतंक कोलंबिया की याद दिलाता था, जहां पाब्लो एस्कोबार के राज में
में गैंगस्टर्स गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी ही पैरेलल गवर्नमेंट रन करते थे। एल सैल्वाडोर में इन गैंग मेंबर्स ने पूरे इलाके को अलग अलग टेरिटरीज में बांट लिया था। हर गैंग की अपनी टेरिटरी हुआ करती थी और अगर किसी इंसान को दूसरी टेरिटरी में जाना होता था तो उसे $1 से $3 पर पर्सन दूसरी गैंग को देने पड़ते थे। और हाँ, जान का रिस्क तो था ही। अब आप वहां के लोगों की लाइफ इमेजिन करो। सोचो आप एक कारपेंटर हो जिसका घर MS-13 की टेरिटरी में आता है और आपको जाना है 2 ब्लॉक दूर जहां पर आपकी जॉब है, पर वो एरिया बैरियो 18 के इलाके में आता है, तो आप उस जॉब पर नहीं जा सकते। अगर आप एक इलाके में रहते हो जो MS-13 के कंट्रोल में है और आपके रिलेटिव दूसरी गैंग के कंट्रोल वाले एरिया में रह रहे हैं तो आप उनसे मिल भी नहीं सकते। बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते अगर उनका स्कूल राइवल गैंग के एरिया में है तो। और इन टेरिटरीज का सिर्फ एक ही रूल था, देखो, सुनो और चुप रहो। अगर आपने कुछ देखा और पुलिस को बता दिया तो आपको आपके परिवार समेत मार दिया जाएगा। एक्सटॉर्शन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। हर साल लगभग $400 मिलियन कलेक्ट किए जाते थे एक्सटॉर्शन के तौर पे। और जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी उन्हें हर गैंग को हर मंथ $6,000 तक देने पड़ते थे। मना करने का मतलब था मौत। 2015 में ये ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ना देने पर 95 ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स को मार दिया गया। सेंट्रल बैंक ने एस्टिमेट किया कि वायलेंस का एनुअल कॉस्ट $4 बिलियन था, जो कि कंट्री की जीडीपी का 16% था। यानी एल सैल्वाडोर का हर एक सिटीजन अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गैंग वायलेंस की वजह से खो रहा था। 2015 में 6,650 लोगों का मर्डर हुआ, यानी 1 लाख लोगों में से 104 लोग मारे जा रहे थे, यानी हर एक दिन 18 लोग मर रहे थे। सैन सैल्वाडोर का मर्डर रेट लंदन और न्यूयॉर्क से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था। सरकार और पुलिस ने गैंग मेंबर्स को जेल में डालना शुरू करा, लेकिन वहां पर भी उनकी राइवलरी शुरू हो गई। 18 अगस्त 2004 में ला एस्पेरांजा प्रिजन में कॉमन प्रिजनर्स और गैंग मेंबर्स के बीच एक फाइट में 32 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि गैंग्स को अलग अलग प्रिजन में रखा जाएगा ताकि जेल में वायलेंस कम हो, लेकिन इसका उल्टा हुआ। गैंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि इनको डेडिकेटेड फैसिलिटीज मिल गई जहां से ये ऑपरेट कर सकते थे बिना किसी के दखल अंदाजी के। और अब ये प्रिजन गैंग मेंबर्स का हेडक्वार्टर बन गई। गार्ड्स गैंग मेंबर्स के ऑर्डर पर दरवाजे को खोलते और बंद करते थे। फोन्स भी अंदर स्मगल होते थे जिससे वो बाहर के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करते थे। इसके बाद 2012 में गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया, गैंग ट्रूस, जिसमें कैथोलिक प्रीस्ट फादर एंटोनियो रॉड्रिगेज और गोरिल्ला कमांडर राउल मिजांगो को बुलाया गया। इन दोनों ने MS-13 और बैरियो 18 गैंग के बीच मीडिएट किया। डील बहुत ही ज्यादा सिंपल थी कि 30 गैंग मेंबर्स को हाई सिक्योरिटी प्रिजन से लो सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जाएगा और जिसके बदले गैंग वायलेंस कम किया जाएगा, जिसके रिजल्ट्स काफी ड्रामेटिक थे। मर्डर्स 40% तक कम हुए। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस समझौते की वजह से 5,500 लोगों की जान बच गई। गवर्नमेंट और पुलिस को लगा कि नेगोशिएशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस डील का यूज गैंग मेंबर्स ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किया। इस डील की आड़ में वेपन्स स्टॉक पाइल किए गए, नई भर्तियां भी हुई और एक्सटॉर्शन के नेटवर्क को भी एक्सपैंड किया गया। जेल की कंडीशन भी बेहतर करी गई, फ्रिज, टेलीविजन ये सब लगाया गया और उनकी वाइफ की विजिट भी अलाउ करी गई जहां पे वो प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते थे। जब 2014 में ट्रूस खत्म हुआ तो वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। 2015 में मर्डर रेट रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि गैंग्स को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी गलती थी। 2016 में गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जो कि गैंग लीडर्स को क्रश करने के लिए डिजाइन किए गए थे। जेल के अंदर सख्ती और ज्यादा बढ़ गई थी। 24 आवर्स सेल कन्फाइनमेंट किया गया था। फैमिली विजिट्स एकदम सस्पेंड कर दिए गए थे और साथ ही साथ आउटसाइड कॉन्टैक्ट एकदम कट ऑफ कर दिया गया था। ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि अंधेरे कमरों में रहने की वजह से कैदियों में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस 1225% बढ़ गए थे। और जब इसका नतीजा आया तो ये मालूम पड़ा कि डेली मर्डर 22 से ड्रॉप होकर 9 पे आ गए थे। स्ट्रीट वायलेंस एकदम कम हो गया था क्योंकि गैंग लीडर्स ऑर्डर दे ही नहीं पा रहे थे। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि प्रिजन कंट्रोल का मतलब है स्ट्रीट कंट्रोल।
मार्च 26, 2022 को एल साल्वाडोर ने सिविल वॉर के बाद सबसे ज्यादा डेडली डे देखा। 24 घंटों में 62 हत्याएं हुई थी। गैंग मेंबर्स ने रैंडम शॉपकीपर्स, पैसेंजर्स और लोकल वेंडर्स को शूट किया। इसके बाद 27 मार्च 2022 को लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के अंडर स्टेट ऑफ एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया। इसका मतलब आम लोगों की अब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो चुकी है। किसी भी प्रकार की गैदरिंग और मीटिंग्स अब लोग नहीं कर सकते थे। और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो आपको गिरफ्तार क्यों कर रही है। और गिरफ्तारी के बाद वकील मिलना बंद हो गए थे। था तो ये एक टेम्परेरी मेजर, लेकिन स्टेट ऑफ एक्सेप्शन को 43 बार एक्सटेंड किया जा चुका है और ये आज भी लागू है। और अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो तब से लेके आज तक लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार करा जा चुका है, जो कि एल साल्वाडोर की अडल्ट पॉपुलेशन का 1.7%। इन हजारों अरेस्टेड लोगों को एक जगह पर रखने के लिए एक मेगा प्रिजन की जरूरत थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा जेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CECOT कहा जाता था। इस टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर को जनवरी 31, 2023 में खोला गया। इसको बनाने में 7 महीने लगे और लगभग 100 से 115 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इस जेल का साइज इतना बड़ा था कि इसमें 7 फुटबॉल स्टेडियम समा जाए। गवर्नमेंट का मैसेज बिल्कुल साफ था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया था कि इस जेल से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। इस जेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन था कि कोई भी इस जेल से भाग ना पाए। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। यहाँ से एस्केप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कंक्रीट की दीवारें 11 मीटर ऊंची और 2.1 किलोमीटर लंबी है और इनकी मोटाई 60 सेंटीमीटर है। इन दीवारों के ऊपर फेंसिंग की 2 लेयर लगाई गई है, जिनमें 15,000 वोल्ट्स का करंट दौड़ता है। इस दीवार से भागना तो दूर, अगर कोई इसको छू भी लेना तो जलकर मर जाएगा। इस जेल को एक शहर की तरह बनाया गया है जो खुद से फंक्शन कर सकता है। इस जेल के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन भी है, ताकि कोई सैबोटाज करके यहाँ ब्लैकआउट ना कर सके। जेल के चारों तरफ 19 गार्ड टावर्स हैं जो पूरे जेल पर नजर रखते हैं। यहाँ पर 600 से ज्यादा HD CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिनमें फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक स्कैनर्स भी हैं। हर एक एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर्स और बॉडी स्कैनर्स लगाए गए हैं। प्रिजन के 1.5 मील के रेडियस के अंदर जैमर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे कोई भी फोन का सिग्नल नहीं आता, कोई भी फोन काम नहीं कर सकता। इसके अंदर 8 पवेलियंस हैं, जिनमें 256 सेल्स हैं। हर सेल लगभग 100 स्क्वायर मीटर की है, जिसमें 4 टियर के मेटल बंक्स हैं। हर सेल में बिना दरवाजे वाले सिर्फ 2 टॉयलेट्स हैं, 2 वॉश बेसिन, पीने के पानी के लिए 1 प्लास्टिक बैरल और कपड़े धोने के लिए 1 सीमेंट बेसिन। यहाँ पर कोई मैट्रेस, शीट्स या पिलोज नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ मेटल स्लैब्स पर सोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कैदी इतने ज्यादा हैं कि हर किसी को सोने के लिए ये मेटल स्लैब्स भी नहीं मिलती और उन्हें जमीन पर सोना पड़ता है। एक और खास बात, इस जेल में कभी अंधेरा नहीं होता। 24/7 24 घंटे 7 दिन लाइट ऑन रहती है। इनमेट्स अपनी सेल में दिन के 23.5 घंटे बिताते हैं। सेल से बाहर निकलना इन्हें बिल्कुल मना है। ये सिर्फ आधे घंटे के लिए हॉल में आ सकते हैं, वो भी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए। और इनको कभी सूरज देखना भी नसीब नहीं होता। यहाँ पर खाने का सिस्टम एकदम बेसिक है। राइस, बीन्स, एग्स और पास्ता ही मिलता है खाने के लिए। कैदियों के लिए मीट एकदम बैन है। सरकार का ये कहना है कि क्रिमिनल ज्यादा प्रोटीन डिजर्व नहीं करते हैं। और तो और क्रिमिनल्स को खाने के लिए बर्तन भी नहीं दिए जाते, क्योंकि क्रिमिनल्स बर्तन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैदियों को खाने के लिए सिर्फ डिस्पोजेबल ट्रेस दिए जाते हैं, जिसमें चम्मच तक नहीं होती। इस प्रिजन की सबसे ज्यादा क्रूअल चीज है कंप्लीट आइसोलेशन। कैदियों को अपने परिवार वालों से मिलने की कोई परमिशन नहीं मिलती। और तो और यहाँ पे लेटर्स और फोन कॉल्स की भी कोई सुविधा नहीं है। और तो और वकीलों को भी कैदियों से बात करना अलाउड नहीं है। अगर उन्हें कैदियों से बात करनी है तो वे सिर्फ वीडियो कॉल के द्वारा ही बात कर सकते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कैदियों को जेल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। वे सिर्फ जूम कॉल के द्वारा ही सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। और यूजुअली यहाँ पे मास ट्रायल्स होते हैं, मतलब सैकड़ों कैदी एक साथ सुनवाई में शामिल होते हैं। एक कैदी का कॉन्टैक्ट सिर्फ एक सेलमेट, गार्ड और मेडिकल स्टाफ से ही रहता है। अगर जेल में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कैदियों को 15 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स में रखा जाता है, जहां पर एकदम अंधेरा होता है और रोशनी के नाम पर सीलिंग पे सिर्फ एक छेद होता है। इस जेल में लगभग 15,000 से 40,000 कैदियां आज की डेट में मौजूद हैं और अब तो गवर्नमेंट ने इसके ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल फिगर्स भी देना बंद कर दिया है। और इन कैदियों में वो गैंग मेंबर्स भी शामिल हैं जिनको आज की डेट में टेररिस्ट क्लासिफाई कर दिया गया है। ये वो टेररिस्ट हैं जो MS-13 और बैरियो 18 गैंग के मेंबर्स रह चुके हैं। सरकार इन्हें बद से भी बदतर बताती है। और यहाँ सबसे अनोखी बात यह है कि राइवल गैंग मेंबर्स को भी एक साथ रखा जाता है। इतनी ब्रूटल कंडीशंस में जिंदा रहने की जद्दोजहद के कारण प्रिजनर्स का आपस में राइवलरी और गैंग वॉर अब खत्म हो चुकी है। अब इन सभी प्रिजनर्स की राइवलरी सिर्फ और सिर्फ सीधा सरकार से है।
इस जेल में बहुत से बेगुनाह लोगों को भी रखा गया है। इस बात के लिए प्रेसिडेंट बुकेले ने माफ़ी मांगी है और लगभग 7,000 लोगों को सबूतों की कमी होने के कारण छोड़ दिया। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक अनुमान है कि 1/3 कैदी ना ही किसी गैंग से हैं और ना ही इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल में सिस्टमैटिक अब्यूज के केसेस डॉक्यूमेंट किए। लगभग 400 लोगों की डेथ इस जेल की कस्टडी में हो चुकी है। ये डेथ्स मारपीट, फांसी लगाना, खाना ना देना और प्रॉपर मेडिकल केयर ना देने से ही हुई। और इस जेल के बारे में जो इंटरनेशनल रिएक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड है। एक तरफ कुछ देश सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करते हैं, पर कुछ देश हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। हॉन्डुरस ने 20,000 कैपेसिटी का मेगा प्रिजन अनाउंस किया है जो इसी मॉडल पे आधारित है। और इक्वाडोर ने भी 2025 में इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रेफरेंडम किया। एल सल्वाडोर का मर्डर कैपिटल से लैटिन अमेरिका की सेफेस्ट कंट्री बनना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन है। जहां इस देश में मर्डर्स 2015 में 6,650 थे, वो 2024 में सिर्फ 114 रह गए। यानी मर्डर रेट 98% से कम हो गया। और वो इलाके जहां पर लोग नहीं जा सकते थे वहां पर लोग फ्रीली घूमते हैं। जो बीचेस गैंग्स की टेरिटरी थे, अब उन बीचेस को लोग होस्ट करते हैं टूरिस्ट के लिए। लेकिन ये सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं आई है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड करने के बाद, 89,000 लोगों को अरेस्ट करने के बाद और कस्टडी में कुछ लोगों के मरने के बाद आई है। तो आपको क्या लगता है, MS-13 और बैरियो 18 गैंग से यही एक तरीका था निपटने का या कोई और भी तरीका हो सकता था? अपनी राय आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और जो लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए आती रहेंगी। ओके, बाय बाय।